हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 7 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल है कोटा अनकोटा। आर्टिकल है अभी कि महाराष्ट्र में जो मराठा कम्युनिटी के लिए जो रिजर्वेशन प्रोविजन किया गया था वहाँ की सरकार के द्वारा, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वैसे तो हमने कल एक्सप्लेन पेज पे और साथ में रिपोर्ट भी डिस्कस कर ली थी पूरी डिटेल में। अब एडिटोरियल हो जाएगा तो इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाएंगे हम, ठीक है। तो ऐसे में इस आर्टिकल को बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एन आइडियलिज्म इंजेक्शन, इस आर्टिकल में शुरुआत में तो थोड़ी सी पॉलिटिक्स डिस्कस की गई है, उस पार्ट को तो हम थोड़ा सा हटाएंगे। बाकी इसमें कुछ सजेशन बताए जा रहे हैं, कुछ तरीके बताए जा रहे हैं कि कैसे हम कोविड-19 की इस महामारी से लड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस आर्टिकल को भी देख लेंगे। इसके अलावा नीचे अगर आए तो दोनों आर्टिकल, ये भी कोविड को लेकर है, ये भी कोविड को लेकर है। अभी जो बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या का एक स्टेटमेंट आया जिसमें बेंगलुरु में, अभी आपको पता है कर्नाटका में केसेस बहुत सारे आ रहे हैं, इसके चलते वहाँ पर ये बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसमें कम्युनल वायलेंस या कम्युनल जो एक इशू है जिसमें रिलीजन को लेकर के हिंदू मुस्लिम वाला जो डिवाइड है उसको और ज़्यादा एक हवा मिल सकती है, वो भी ऐसे टाइम पे जब क्राइसिस का सामना कर रही है ह्यूमैनिटी। साथ ज़रूरत है कि एक दूसरे का साथ दिया जाए। वहाँ पर डिवीज़न अगर आएगा ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे करके तो कैसे हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समरी और ले लेंगे, बाकी मोटी मोटी चीज़ मैंने बता दी। इधर आप देख रहे हो ताइवान के ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर हैं, ठीक है, शिनचुंग चेन, ठीक है। इन्होंने ताइवान मॉडल के बारे में डिस्कशन किया है कि कैसे ताइवान ने कोविड-19 जैसी बड़ी महामारी जिसमें पूरा विश्व कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है, बोला ताइवान में केवल 12 डेथ्स हुई है, बोला हमारे यहाँ पे। इसके पीछे अपना एक्सपीरियंस बता देंगे। 2003 में सार्स का जो आउटब्रेक था, सार्स, ठीक है, इसका आउटब्रेक था SARS-CoV-2, ये कोरोना वायरस का लेटेस्ट वर्जन है। और सार्स का जो एक आउटब्रेक ऑलरेडी हुआ था 2003 में, उस टाइम पर ताइवान ने जो कुछ भी लर्निंग की वो चीज़ अप्लाई की और उसका रिजल्ट क्या रहा, ताइवान में अभी केवल और केवल 12 जनों की डेथ हुई है। तो बोले ये मॉडल हम कहीं ना कहीं पूरे विश्व को कहीं ना कहीं इसका सहायता दे सकते हैं, हेल्प दे सकते हैं, WHO की सहायता दे सकते हैं, हमें रिकॉग्नाइज करो, हमारे साथ कोऑपरेट करो, ऐसे करके बात कर रहे हैं। तो एक बार इसको भी थोड़ा सा समरी ले लेंगे। इधर ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे देखें। तो इधर ऑल हैंड्स ऑन डेक, इस आर्टिकल में हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी का ये आर्टिकल लिखा हुआ है। इसमें कुछ सजेशन दे रहे हैं। वैसे तो बड़ा एक आइडियलिस्टिक आर्टिकल है कि क्या हमें करना चाहिए, कैसे हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं, ये चीज़ें इन्होंने बताई है। तो इस आर्टिकल को एक बार आप खुद से तो कंप्लीट पढ़ोगे, क्योंकि ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएं ऐसे पेपर के हिसाब से। तो एक दो पॉइंट्स काम के हैं वो हम पिक कर लेंगे। बाकी चीज़ें बड़ी आइडियलिस्टिक बताई जा रही है कि हमें साथ में काम करना चाहिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को एक बार साइड में रखने की ज़रूरत है, बीमारी बहुत ख़तरनाक है, इसको हम साथ में लड़ सकते हैं। पहली वेव को भी हमने अच्छे से कंटेन किया था, सेकंड वेव आउटब्रेक हो चुकी है तो उसको भी हम ऐसे कंटेन कर पाएंगे। पहले हमारे पास PPE किट नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, आज हमारे पास वो प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। वैक्सीनेशन डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया टॉप 12 कंट्रीज़ में से एक है जिन्होंने बहुत जल्दी वैक्सीन डेवलप किया है। वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई है, ओके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार थोड़ी सी समरी ले लेंगे इस आर्टिकल की भी। ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे, वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स है। और नीचे आर्टिकल आ गया है इंडिया US रिलेशंस को लेकर के कि कोविड के टाइम पर इंडिया और US के रिलेशन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस आर्टिकल की भी हम समरी लेंगे, ओके। तो ऐसे करके हमारे पास में आर्टिकल्स बहुत है, बट उनमें से पॉइंट्स निकाल के देखेंगे। यही है आज का हमारा डिस्कशन। अच्छा, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक ये नहीं दिखा है कि कौन सा आर्टिकल किससे कनेक्टेड कर रहा है तो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। चलते हैं आगे। फर्स्ट आर्टिकल जिसकी हम समरी लेंगे, द अदर वायरस। ये जो स्टेटमेंट पॉलिटिशियंस के द्वारा दिया जा रहा है एक दूसरे पे, जो ब्लेम गेम का जो माहौल बना हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। आज के टाइम पे कोरोना वर्ल्ड का इकलौता एक दुश्मन बन के निकल के आ रहा है। ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो है कहीं ना कहीं कोरोना। तो दूसरे केस में अगर यहाँ पर कोरोना को छोड़ करके जो ऑलरेडी दूसरे वायरसेस जो हमारे यहाँ पर चल रहे हैं, जिसको आप सोशल वायरस बोल सकते हो, जहाँ पर कम्युनल हार्मनी ना होने की, कम्युनल हार्मनी को कहीं ना कहीं अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, बोलो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। स्टेटमेंट आप ऐसे देते हो क्या मदर से चल रहे हैं या क्या हज भवन चल रहे हैं, इन चीज़ों से हटना चाहिए। क्योंकि अभी टाइम है कि कैसे भी करके, अभी टाइम है कोविड-19 को कंटेन करना।
जब कोई एमपी शपथ लेते हैं तो उनको मतलब जब भी शपथ लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है कम्युनल हार्मनी के लिए बहुत सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं, चाहे हमारी प्रीएम्बल की बात करो कॉन्स्टिट्यूशन की, या फिर आर्टिकल 25 to 28 जो रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें दी हुई है, या फिर डीपीएसपी की बात कर लो जहां पर हम बात करते हैं जो यूसीसी की बात कर सकते हैं अपन, ठीक है, यूनिवर्सल सिविल कोड की अगर बात करें, जो एक नॉर्मल की बात आर्टिकल 44 के अंडर में, सॉरी यूनिफॉर्म सिविल कोड में दिमाग से निकल गया थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे में ऐसे स्टेटमेंट अगर लीडर्स ही देंगे तो फिर कैसे प्रॉब्लम को हम सामना कर सकते हैं। एक तरफ कर्नाटका में 23 डेथ हो गई ऑक्सीजन की कमी के चलते हैं, इन सारी चीज़ों को आप इग्नोर करते हो इस तरीके के लूज स्टेटमेंट दे करके। तो पॉलिटिशियंस को कहीं ना कहीं अपनी जबान पे लगाम लगानी चाहिए, और साथ में ये जो वायरस है जो एक्चुअल में हमारे लिए थ्रेट है उसको टैकल करने की ज़रूरत है। अब देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सॉल्यूशन के तौर पे अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, जहां पर आपको मिलेगी कि क्या करें जिससे कि इस वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे एक टीम इंडिया की तरफ वर्क किया जा सकता है इस पूरे सिनेरियो को अगर देखें आज के करंट टाइम में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल है एन आइडियलिज्म इंजेक्शन। आर्टिकल लिखा है प्रताप भानु मेहता जी ने। तो इस आर्टिकल में देखो शुरुआत में तो बताया जा रहा है कि कैसे कैसे हम सरकार को बदल सकते हैं, अभी जो सरकार है वो कितनी बुरे तरीके से फेल हो रही है, सरकारें सारी फेल हो रही हैं, कैसे हम इनको चेंज कर सकते हैं। बट पॉइंट यहाँ पर ये बोल रहे हैं राइटर कि भाई ये जो कोविड-19 के अगेंस्ट में जो लड़ाई है ना, इसको हमें डीपॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर पॉलिटिक्स को बीच में घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं, जो पिछले आर्टिकल में हमने देखा। ठीक है, तो डीपॉलिटिसाइज करने के लिए हमें आगे आने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक्सक्यूजेस का माहौल नहीं बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि हर चीज़ के अंदर आप पतली गली देख रहे हो, साइड से निकलने की कोशिश कर रहे हो, नहीं। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, डिमांड जो कुछ भी है उसको ध्यान में रख करके काम करने की ज़रूरत है। साथ में पब्लिक जो कुछ भी एक्सप्रेस कर रही है, पब्लिक में जो भी नाराज़गी है, उस नाराज़गी को अटेंशन देने की ज़रूरत है। सिंपली बात क्या हो गई कि डिसीजन मेकिंग अगर हो रही है तो वहाँ पर कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक दूसरे को सपोर्ट देने की ज़रूरत है, तब जाके स्ट्रांग मैनर में हम कहीं ना कहीं इस पूरे सिनेरियो में इस वायरस को कंटेन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स में क्या होता है, हम ऑपोजिशन पार्टीज़ को, जो रूलिंग पार्टी कहीं पर स्टेट्स में रूलिंग पार्टी है तो वो ऑपोजिशन को ब्लेम कर रही है और ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी को ब्लेम कर रही है, तो ये ब्लेम गेम कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को बिगाड़ देता है। तो इस टाइम पर जब कोविड-19 ने बुरे तरीके से हिला रखा है, दूसरी तरफ फॉरेन पॉलिसी में भी हम कहीं ना कहीं क्राइसिस देख रहे हैं कि जब यूएसए ने किस तरीके से हमें शुरुआत में कोई रिस्पांस नहीं दिया, वो तो चलो ठीक है कि एक प्रेशर बना यूएसए के ऊपर, वहाँ की लोकल जो पब्लिक है या फिर जो भी वहाँ के लीडर्स हैं उनके द्वारा बनाया गया, तब जाकर के अब यूएसए ने थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देना शुरू किया है। तो राइटर यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुछ सिंपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है ना, जहां पर हम एक साथ आकर के काम कर सकते हैं। एक झलक जहां पर हमें यूनिटी की दिखाई दे सकती है, उसके लिए यहां पर 5-6 पॉइंट्स बता रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, जरूरत है एक नेशनल एक्शन प्लान बनाने की, जो कि आने वाले 2 से 3 सालों के लिए काम करेगा, और उसमें आप देखोगे कि रियलिस्टिक टारगेट्स होंगे और टेंजिबल टारगेट्स होंगे। दैट मीन्स कि हाँ वाकई में टारगेट्स है, ओवर एम्बिशियस टारगेट्स नहीं डिसाइड करोगे कि हाँ जी ये काम इतने बड़े बड़े हम मतलब सिगुफे तैयार नहीं करने, हमें रियलिस्टिक अप्रोच बनानी है, टेंजिबल, जिनको हम वाकई में अचीव कर सके, जिसको हम वाकई में देखें कि हाँ ये हो रहा है। ऐसे नहीं कि साइकोलॉजिकल माहौल बना दिया कि हाँ हो गया ये काम, हमने बहुत कुछ बढ़िया कर दिया, दिखना चाहिए काम होया हुआ। तो ऐसे एक नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए, चाहे फिर वो वैक्सीन प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड हो या उसकी प्राइसिंग से, या फिर अगर फ्यूचर में कोविड-19 की एक और वेव आती है, 3rd 4th जो भी आ रही है, उसके लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। इस प्लान को कैसे बनाया जाए, इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को साथ में आने की ज़रूरत है, साथ में बैठा जाए, डिस्कशन हो प्रॉपर्ली और उसके हिसाब से फिर ये प्लान बने। एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सहमति भरा पत्र होना तैयार होना चाहिए, और ये जो डॉक्यूमेंट होगा ना, इसमें ज़रूरत पड़े तो कड़े कदम भी उठाने की व्यवस्था हो, फाइनेंशियल अलोकेशन की व्यवस्था भी की जाए, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, तब जाकर के इस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जो पॉइंट है दैट इज कि हमें रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है शॉर्ट से मीडियम रन के अंदर, या मतलब अभी कुछ महीनों की बात करें और 1-1.5 साल या 2 साल 3 साल की बात करें, तो हमें किस चीज़ की कमी है
और कितना हमें फैसिलिटेट करना है जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए। मतलब स्कैर्सिटी एंड रैशनिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें हमें फ्री में अवेल कराने की ज़रूरत है, चाहे वो वैक्सीन हो या फिर फूड सप्लाई हो या कोई और दूसरी सप्लाई हो। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें, जब पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर केवल और केवल मेडिकल केयर आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो वो ही इतना नहीं, इसकी बजाय अगर हेल्दी खाने के इंटेक की व्यवस्था भी कर दी जाए तो ऐसे में प्रॉब्लम हम डाउन कर सकते हैं। तो एक कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए। राशनिंग जो हो रही है ना, राशन जो हम देते हैं या फिर जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उसके पीछे जो रैशनिंग हो रही है कि हाँ वाकई में क्या चीज़ सही है क्या गलत है, उसको हमें कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक बहुत ही बैलेंस मैनर में डिलीवर करने की ज़रूरत है। दूसरा, एक ट्रस्ट होना चाहिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में, क्योंकि सिचुएशन बदलेगी, ऐसे में ट्रस्ट डेफिसिट नहीं आना चाहिए और ट्रस्ट डेफिसिट कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो ज़रूरत क्या होगी, स्कैर्सिटी और रैशनिंग पे ध्यान दिया जाए। थर्ड जो पॉइंट बता रहे राइटर कि वो कि एक्टिवेशन की ज़रूरत है हमें पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की। देखो आज के टाइम पे अकाउंटेबिलिटी अगर हमें फिक्स करनी है ब्यूरोक्रेट्स की या साइंटिफिक कम्युनिटी की या फिर आईसीएमआर की, जो भी कमिटीज़ हैं उनका रोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया, जबकि आज पार्लियामेंट की फंक्शनिंग जो है वो कहीं ना कहीं सस्पेंडेड है। तो पार्लियामेंट को चाहे वर्चुअली काम कराओ आप करवाओ, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी अगर हम डिफरेंट चैनल्स के थ्रू नहीं फिक्स करेंगे, जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी है जो भी मेडिकल कम्युनिटी है इन लोगों की, तो फिर ये कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं पार्टीशनशिप में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब अपने फेवर की चीज़ों के हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास में बहुत हैं, उनके डिफरेंट लीडर्स जिनके जो वाकई में इंटेलेक्ट हैं, जो वाकई में बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों को बुलाया जाए और कमिटीज स्टैब्लिश की जाए पार्लियामेंट्री, और उनका एक इंफॉर्मेशन बेस्ड डिस्कशन होना चाहिए। तब जा कर के हम आज ये जो प्रॉब्लम है ना हमारी, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या हो गया, डेमोक्रेसी में डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन, डिसेंट, ये तो होता ही है। तो इसके लिए पार्लियामेंट से बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरत क्या है कि भाई पॉलिटिक्स को एक बार छोड़ो और कैसे भी करके जो पार्लियामेंट की जो अच्छा काम है ना, बेटर जॉब जो है वो है अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, वो की जाए कैसे भी करके। चौथा पॉइंट यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि हमें डीपॉलिटिसाइज करने की जरूरत है ब्यूरोक्रेसी को। ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल फ्री छोड़ो, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी एक ब्यूरोक्रेट जो है वो अपने मन में आए जैसे काम कर रहा है, बस ये सोच के कि हाँ जो पॉलिटिशियंस हैं वो राजी हो जाएं। ना तो वहाँ पर किसी सीएम का वो होना चाहिए प्रेशर, और ना ही किसी और पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए। काम हो तो तरीके से हो, जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से काम किया जाए। क्योंकि अगर हम ब्यूरोक्रेट्स की अगर एक्टिविटीज़ को देखें, ठीक है ना, तो ब्यूरोक्रेट्स को बिल्कुल फ्रीडम अगर मिलेगी तो फिर वो एक्चुअल में अपने हिसाब से काम की नीड के हिसाब से काम करेंगे। वो ऐसा नहीं कि पॉलिटिशियंस का जो प्रेशर है, तो जहाँ जहाँ पर रूलिंग पार्टी की सीटें हैं, जहाँ जहाँ से रूलिंग पार्टी के एमएलएज आ रहे हैं, वहाँ पर काम करने की बजाय केवल वो किस पे ध्यान देंगे कि हर एक रीजन में जहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो रही है वहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव, वहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई वो इजीली की जा सके। ड्रग्स का मतलब हो गया मेडिसिन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फिफ्थ जो सजेशन दे रहा है राइटर वो ये कि देखो अब टाइम हमारे पास में बहुत कम है, प्रायोरिटीज़ को हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखें। तो पेंडेमिक आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रायर चीज़ हो गई है, तो इसको हमें इग्नोर नहीं करना है। आज जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रहा है, इस क्राइसिस को टैकल करने के लिए हमें साइकोलॉजिकली और पॉलिटिकल सेंस के अंदर हमें साथ में चलने की ज़रूरत है। क्योंकि सफरिंग जो है ना वो कोई एक सेक्शन को नहीं है, ये थ्रू आउट वर्ल्ड, थ्रू आउट ऑल कम्युनिटीज़ कहीं ना कहीं इस चीज़ की सामना करना पड़ रहा है। तो हमें ज़रूरत है धैर्य रखने की, फॉरबियरेंस दिखाने की। हमें कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म, एम्बिशन और वेनिलिटी, इन सब में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को थोड़ा दूर रखने की ज़रूरत है। हमें इन चीज़ों को हवा देने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमने प्रीवियस आर्टिकल में देखा कि कम्युनलिज्म जैसी चीज़ों को हवा देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं वो वायरस हमारे लिए ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद में राइटर ये बोल रहे हैं कि देखो एक चीज़ अच्छी हुई है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कैसे भी करके अपनी तरफ से एक थोड़ा बहुत काम करने की, अगर रिकग्निशन थोड़ा बहुत ध्यान से रख लेना
क्योंकि आईपीआर जो कंडीशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो कंडीशंस हैं, अगर उनमें रिलैक्सेशन मिल जाता है तो वैक्सीन डेवलपमेंट में है ना, वो दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो अपने हाथ आजमा सकती हैं। नहीं, आपको ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि किस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का फ़ायदा उठाया जाता है। हाँ, ये बात ठीक है कि कोई भी कंपनी करोड़ों रुपए लगा करके फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से वैक्सीन डेवलप करवा रही है, तो वो क्यों अपना फ़ायदा नहीं सोचेगी, ये बात ठीक है। बट आज की जो सिचुएशन है वो है एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। अब ह्यूमैनिटी के लिए अगर आपने कुछ अपने फ़ायदे को थोड़ा सा छोड़ा नहीं, तो फिर बाद में ह्यूमन ही नहीं रहेंगे, तो फिर बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस काम की। तो वो चीज़ यहाँ पर यूएसए को भी समझने की ज़रूरत है कि जैसे इंडिया ने अपने यहाँ पर जो जेनेरिक ड्रग्स का जो सिस्टम चला रखा है, जिसके चलते इंडिया गरीब देशों की इतनी हेल्प करता है, वही चीज़ अगर यूएसए अलाउ कर देगा तो आईपीआर में थोड़ा सा भी अगर रिलैक्सेशन दे देता ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, कि हाँ चलो ठीक है अभी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो उसका फ़ायदा यूएसए को लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली मिलेगा। देखो, दूसरी तरफ यहाँ पे राइटर जो है वो एक तंज भी कस रहे हैं कि हम विश्व पॉलिटिक्स में अगर देखें, विश्व राजनीति में अगर हम देखें, तब तो हम बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। बट रियलिटी में अगर हम डोमेस्टिक वे में देखें, घर में क्या हो रहा है हमारे, हम मत्स्य न्याय पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बड़ी जो मछली है वो छोटी मछली को खाएगी। तो ऐसे में बड़ी मछली छोटी मछली को अगर खानी शुरू कर देगी तो भाई ऐसे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो तो मल्टी एथनिक है। बहुत सारे रिलीजन हैं जिनमें एक रिलीजन बहुत नंबर्स में ज़्यादा है तो दूसरे छोटे हैं। ऐसे ही एक कम्युनिटी में या एक कास्ट की नंबर ज़्यादा है तो दूसरे की कमी है। तो ऐसे तो फिर बाद में हमारे यहाँ पर हार्मनी आ ही नहीं पाएगी, सोसाइटी स्टेबल हो ही नहीं पाएगी। तो ज़रूरत क्या है, प्राइम मिनिस्टर लीड करे, जो जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको साथ में लाया जाए, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का वाकई में एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है। ठीक है, साथ में ब्लेम गेम को छोड़ा जाए, डीपॉलिटिसाइज किया जाए, तब जाकर के ये जो डेथ का काउंट है, ये जो डिस्ट्रक्शन का काउंट है, ये जो डिस्ट्रेस बढ़ती चली जा रही है, इसको हम कम कर पाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा आर्टिकल अब देख लेते हैं। वैसे तो दो आर्टिकल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए एक ही साथ कनेक्ट करके, क्योंकि पॉलिटिक्स और फिर बाद में डीपॉलिटिसाइज करना और सारे कदम उठाने थे, वो सारे हमने देखे। अब हम देख लेते हैं कोटा अनकोटा। देखो, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जो महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018 जो लाया गया था, जिसमें मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने की बात की गई थी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में। तो ऐसे में 5 जजेस की इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपहेल्ड किया है कि भाई 1992 का जो इंदिरा साहनी जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच ने फिक्स किया था कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आ जाए। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस थोड़ी सी आर्बिट्रेरी हो गई, इसमें सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा कि कौन सी कंडीशंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो बेसिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस अगर आती हैं तो उसी केस में केवल 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन हो सकता है, बाकी तो किसी नॉर्मल कंडीशन में 50% ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं रखे जाएंगे। इसके अलावा 50% की जो रिजर्वेशन की कैपिंग है, शुरुआत में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इसकी वैलिडिटी नहीं थी, बट अब की बार क्या किया है इन 5 जजेस की बेंच ने कि भाई ये 50% की जो कैपिंग थी शुरुआत में, तो हम मानते हैं कि ये आर्बिट्रेरी थी कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपने मन में आया जैसे फिक्स कर दिया, बट जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीत चुका है, 1992 से लेकर आज तक 30 साल बीत चुके हैं लगभग, तो 30 सालों के अंदर ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन गया है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन अगर दे देंगे तो उसमें फिर बाद में आज हमारी सोसाइटी में जो हार्मनी हम लाने की बात कर रहे हैं, वो हार्मनी हट करके केवल कास्ट बेस्ड रूल आ जाएगा। हर कोई केवल और केवल इस चीज़ की दुआ करेगा कि हमें रिजर्वेशन मिल जाए। तो इससे क्या हो जाएगा, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 सेज राइट टू इक्वालिटी, जबकि आर्टिकल 15 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो जहां पर फिर भेदभाव और जो समानता का अधिकार है, भेदभाव के खिलाफ अधिकार और समानता के लिए अधिकार, इन अधिकारों का वायलेशन हो जाएगा अगर ऐसे ही अलग अलग कम्युनिटीज अपनी डिमांड करने लग गई। यहां पर राइटर सीधा बोल रहे हैं कि मराठा कम्युनिटी लगभग 35% पॉपुलेशन है स्टेट की, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन का 35% हिस्सा मराठा कम्युनिटी का है। अगर इस कम्युनिटी को ही रिजर्वेशन देने की बात कर दी गई है, जो कि
जो कि एक कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे किया गया था, उस कमीशन का नाम है गायकवाड़ कमीशन। और उस कमीशन के रिकमेंडेशन को जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने रिव्यू किया तो ये पता पड़ा कि भाई ये तो मराठा कम्युनिटी जो कि 35% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है महाराष्ट्र में, वो जनसंख्या कैसे बैकवर्ड हो सकती है, जबकि गायकवाड़ कमीशन भी ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा है। तो पॉइंट क्या है, ये आ गई पॉलिटिक्स के हत्थे चढ़ गया। देखो, रिजर्वेशन का प्रोविजन जो शुरुआत में लाया गया था ना, वो केवल 10 साल के लिए लाया गया था, और उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो थी कि हिस्टोरिकली जिन लोगों के साथ में, हिस्टोरिकली वर्ड बोल रहा हूं मैं, हिस्टोरिकली जिन लोगों के साथ में बुरा अत्याचार, बुरा व्यवहार किया गया था, उन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए रिजर्वेशन के प्रोविजन किए गए थे। तो ऐसे में मराठा कम्युनिटी जो कि एक लीडर रही हुई है महाराष्ट्र वाले रीजन में, और वहां पर इस तरीके से रिजर्वेशन की डिमांड की जाती है, और वहां पर सरकार वोट बैंक के चलते अगर देती है इस तरीके से कोटा, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का जो असली जो एनविसाज किया हुआ टारगेट या ऑब्जेक्टिव था ना, उसको फेल करता है। महाराष्ट्र की 2018 का ये जो लॉ था ना, ये बहुत लंबा एक पॉलिटिकल कैंपेन था, जिसका रिजल्ट था जिसमें डोमिनेंट कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज मराठा कम्युनिटी, उन्होंने बहुत कोशिशें की, तब जाकर के आप देखोगे कि इन्होंने डिमांड की है। आप देखोगे इधर कि नेशनली 3 कमीशन स्टैब्लिश किए गए और स्टेट में भी बहुत सारे कमीशन स्टैब्लिश किए गए कि हाँ भाई, मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने के लिए क्या कंडीशंस हमारे पास में अवेलेबल है। तो इसी चीज़ को लेकर के फिर बाद में गायकवाड़ कमीशन की जो रिकमेंडेशन आई, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2018 के अंदर मराठा कम्युनिटी को सोशियो एजुकेशनली रिजर्वेशन देने के लिए अपनी तरफ से ये बिल एक्ट में कन्वर्ट करवा दिया, पारित करवा दिया। अब आप देखोगे कि जैसे ही मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन की बात की गई, तो वो 50% की कैपिंग को क्रॉस कर गया था, जो कि इंदिरा साहनी का जजमेंट था या फिर मंडल जजमेंट था 1992 का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया था, उसको ब्रीच कर रहा था। दूसरी तरफ ऐसी बात नहीं है कि अभी जो 50% का ब्रीच है वो केवल अभी है, इसके पहले भी मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने के लिए ओबीसी कोटा के अंडर में ही मराठा कम्युनिटी को डाल दिया गया था। बट मराठा कम्युनिटी के इस मतलब मराठा कम्युनिटी का जो इंक्लूजन हुआ ओबीसी कोटा के अंदर, तो ओबीसी के अंदर ऑलरेडी जो दूसरी कम्युनिटीज थी उन्होंने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में फिर इनके लिए सेपरेट रिजर्वेशन का प्रोविजन कर दिया गया गायकवाड़ कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे। बट रियलिटी क्या हुई, ना तो मराठा कम्युनिटी सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड है, और ये तो एक फॉरवर्ड कम्युनिटी है जो कि नेशनल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी है और करती रहती है। देखो, अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को वाकई में रिजर्वेशन दिलाने की ज़रूरत है, ये हम नहीं ली सकते। बाकी हाँ, अगर आपसे कोई सजेशन पूछे कि क्या किया जाए, मराठा कम्युनिटी में वाकई में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग वाकई में बहुत परेशान हैं, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन की प्रोविज़न करने चाहिए, तो सबसे पहला सजेशन आप ये दे सकते हो कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, महाराष्ट्र में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन लोगों ने महाराष्ट्र सरकार को ये सजेशन दिया है कि भाई आप ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जितने भी रिकमेंडेशंस है ना अलग अलग कमीशंस की, बोलो उनको एक साइड करो और दूसरा कोई कमीशन स्टैब्लिश करो, और वो फैक्ट्स ढूंढो जिसके बेसिस पे वाकई में मराठा कम्युनिटी ये लगे कि हाँ डिजर्व करती है, कि हाँ उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो बैकवर्ड स्टेटस को क्लेम करने के लिए कुछ फैक्ट्स ढूंढने की जरूरत है कि हाँ मराठा कम्युनिटी वाकई में बैकवर्ड है। दूसरी तरफ गुजरात के पाटीदार या हरियाणा के जाट लोग जो हैं, या आंध्र प्रदेश की जो कम्युनिटी है, वो कहीं ना कहीं डिमांड कर रही है। तो देखो, ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत चेंज हुई है। अगर हम रिजर्वेशन का बेसिस इंडिपेंडेंस के बाद में अगर जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बेसिस पे देखें, तो उसके लिए बहुत बड़ा रिव्यू करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ रिजर्वेशन देने का जो प्रोविज़न था वो क्या था, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हिस्टोरिकली जिस कम्युनिटी के साथ में बहुत अत्याचार हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, भेदभाव का सामना करना पड़ा है, उन लोगों को मेन सोशल स्ट्रीम में लाने के लिए रिजर्वेशन के प्रोविज़न किए गए थे, और वो भी शुरुआती 10 साल के लिए। और ये हत्थे चढ़ गया किसके, पॉलिटिक्स के। और आज आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो रिजर्वेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं, जो अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं, वो केवल और केवल रिजर्वेशन को लेकर के हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो है, देखो ये कहीं ना कहीं जितने भी प्रॉब्लमेटिक इशू है उनको थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अभी जो 5 जजेस की बेंच ने, कि रिव्यू करने की ज़रूरत है नहीं। दूसरी तरफ
102वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था आर्टिकल 338 बी ऐड करके, और एक और आर्टिकल ऐड किया गया था 102वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे आर्टिकल 342 ए, जिसके बेसिस पे ये कहा गया था कि कोई भी कम्युनिटी को अगर सोशियो एजुकेशनली या सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कंसिडर करना है तो वो प्रोविज़न केवल और केवल प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर कुछ भी नई कम्युनिटी को सोशियो एजुकेशनल SEBC अगर डिक्लेयर किया जाता है तो उसमें केवल प्रेसिडेंट ही नहीं, प्रेसिडेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ में भी डिस्कशन करने की ज़रूरत है। स्टेट्स का पार्टिसिपेशन भी वो डिक्लेरेशन होने में होना चाहिए। और बेसिकली यही चीज़ कहीं ना कहीं एक्सप्लेन पेज पे हमने कल डिस्कस भी की थी, जिसमें ये बताया गया था अलग अलग इंटरप्रिटेशन आ रहा है आर्टिकल 342 ए के। तो जिसमें क्या पॉइंट आ रहा था कि भाई क्या प्रेसिडेंट ही केवल डिक्लेयर करेंगे कोई भी कम्युनिटी को सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड है कि नहीं है। तो ऐसे में कहा गया था कि स्टेट लेवल पे अगर जॉब मिलती है, गवर्नमेंट जॉब, उनमें अगर रिजर्वेशन की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट का से रहेगा, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो तो केवल और केवल प्रेसिडेंट का रहेगा। ये बात कही हमारे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, शायद ये नाम है उनका, ठीक है। तो ऐसे में ये सारा आर्टिकल है जिसमें स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, ठीक है। डिस्कशन में आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल, आपको पता है ये ताइवान से रिलेटेड है। ताइवान मॉडल कैसे कंट्रोल किया इन्होंने, बोला हमारे यहाँ पर इन्फेक्शन का केस 2019 में ही आ गया था, फिर उसके बाद में हमने हमारे पास में जो एक्सपीरियंसेस थे उनका हमने यूज़ किया। देखो कोविड-19 ने यूनाइटेड नेशन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 17 गोल्स हैं और 169 ऑब्जेक्टिव्स जिनमें डिफरेंट टारगेट्स हैं वो फिक्स किए हैं, बोलो वो अचीव करने में कहीं ना फेल हो जाएंगे अगर हमने इस कोविड-19 जैसी पेंडेमिक को नहीं रोका। नहीं तो अगर ये पेंडेमिक चलती ही रही ऐसे ही अपने जो डिजास्टर है वो बढ़ाती रही, तो ऐसे में मेडिकल, इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट इसका थ्रू आउट वर्ल्ड देखने को मिलेगा, और वो देखने को मिल भी रहा है। तो बोलो 2003 में हमारे यहाँ पर सार्स आउटब्रेक हुआ था पहले, और उसी का एक्सपीरियंस हमने अप्लाई किया कि जब पहली बार हमारे यहाँ पर एक केस आया, क्योंकि चाइना से बिल्कुल क्लोज आ जाता है, ज़्यादा दूर नहीं है ताइवान। चाइना की मेन लैंड आप देखोगे उससे जस्ट पास में ही है, एक आइलैंड कंट्री है ये ताइवान, ठीक है, जिसको रिपब्लिक ऑफ चाइना भी बोला जाता है। रिपब्लिक इसलिए क्योंकि ताइवान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जबकि चाइना को क्या बोलते हैं, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का रूल चलता है। तो दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा खींचतान रहती है, एक तरफ डेमोक्रेटिक है तो दूसरी तरफ कम्युनिस्ट है। बट अभी हम ताइवान की बात कर रहे हैं तो ये रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तो ऐसे में आप देखोगे कि दिसंबर 2019 में चाइना में आउटब्रेक आइडेंटिफाई हो गया था, और जनवरी 2021 में हमारे ताइवान में आ गया था। तो उसके चलते हमने अभी तक आप देखोगे अप्रैल 30, 2021 तक 1128 तो हमारे कंफर्म केसेस आए हैं, और जिसमें केवल 12 डेथ्स रजिस्टर हो पाई है। तो इस सिचुएशन को हमने टैकल किया क्योंकि इनके पास में ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, और इन एक्सपीरियंसेस को अगर थ्रू आउट वर्ल्ड अगर ये ताइवान जो है वो शेयर करे, WHO के साथ में कोलैबोरेट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। पर WHO के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, चाइना की डोमिनेंस है, और चाइना कहीं ना कहीं चाहता नहीं है कि ताइवान को कोई रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि एक तरफ जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी जो रूल कर रही है मेन चाइना लैंड पे, और दूसरी तरफ जो रिपब्लिक्स हैं जो कि ताइवान में चल रही है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो इनके बीच में आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट है। चाइना कहता है ताइवान हमारा हिस्सा है, ताइवान कहता है चाइना हमारा हिस्सा है। तो ऐसे में इनके बीच में जो लड़ाई चल रही है उसका असर ये हो रहा है कि WHO में चाइना की अभी डोमिनेंस है, और WHO जो है चाह कर भी, या फिर वर्ल्ड की दूसरी जो कम्युनिटी है वो कैसे भी करके अभी अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं ताइवान के साथ में। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर इन मिनिस्टर के द्वारा बताई जा रही है। अब ताइवान ने किया क्या क्या है वो देखो। एक तो नेशन वाइड इन्फेक्टियस डिजीज हेल्थ केयर नेटवर्क बना दिया कि कैसे भी करके किसी भी के भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको जल्दी से हेल्थ केयर प्रोवाइड कर दी जाए। साथ में ये जो कंटेजियस डिजीज़ है इसके लिए कहीं ना कहीं डेजिग्नेटेड फैसिलिटीज़ तैयार कर दी। इससे क्या हो गया कि सेपरेट कोविड-19 को टैकल करने के लिए फैसिलिटीज़ हो गई, तो दूसरी जो नॉन कोविड सर्विसेज थी ना वो लगातार चलती रही। एक ये चीज़ इन्होंने अच्छी की। इसके अलावा कोविड-19 आउटब्रेक जो हुआ उसके बावजूद इन्होंने अपनी जो मैनेजमेंट रखी उसका ये रिजल्ट रहा, ये जो फैसिलिटी इन्होंने तैयार की पिछले, है ना, उसका रिजल्ट ये रहा कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बीइंग की मोबिलिटी थी वो सारी कंटिन्यू चलती रही। एक नॉर्मल लाइफ वहाँ पर चलती रही, पब्लिक ट्रस्ट चलता रहा, कॉपरेशन देखने को मिला, गवर्नमेंट ने भी रिस्पॉन्ड अच्छे से किया, और आज कहीं ना कहीं मिनिमम डैमेज के साथ में ताइवान जो है वो लगातार अपनी नॉर्मल लाइफ जी पा रहा है। इसके अलावा डेटा पर भी बहुत ध्यान दिया गया है कि डेटा किसी का, देखो एक तो ये है कि राइट टू नो,
जब डेमोक्रेसी की बात कर जाए तो जानने का अधिकार, जिसके अंडर में हमारे पास में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 अवेलेबल है, तो वो राइट टू नो ही कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऐसे में उसको अपहेल्ड किया गया, फ्रीडम अवेलेबल थी, प्रिवेसी अवेलेबल थी। इसके अलावा जो भी लोग अगर कहीं कुछ परेशान हो रहे थे तो उनकी परेशानियों का अच्छे से निवारण भी किया जा रहा था। सबसे ज़्यादा जो क्राइसिस का सामना करना पड़ा वो या तो मार्जिनलाइज सेक्शन थे या फिर वल्नरेबल सेक्शन, जैसे वुमेन हो गए, छोटे बच्चे हो गए, बूढ़े लोग हो गए, या फिर जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, बोलो उन पर भी हमने अच्छे से ध्यान दिया। और ये भी देखा कि ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ तो नहीं हो रहा है कहीं पे, एक बेसिक नीड्स जो होती है ह्यूमन बीइंग की उनको कहीं ना कहीं वायलेट तो नहीं किया जा रहा है अथॉरिटीज़ के द्वारा, अगर किया जा रहा है तो उनको पनिश टाइम पे किया गया। तो ये चीज़ बोली जा रही है यहाँ पर राइटर के द्वारा। बोले WHO जो है उसके साथ में और ग्लोबल कम्युनिटी के साथ में मिलकर ताइवान काम करना चाह रहा है, तो जल्दी से जल्दी अपने हिच को छोड़ करके ताइवान के साथ में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ताइवान ने जिस तरीके से इस बीमारी के सामने अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैनर में अपने आप को स्टेबल रखा है, बोलो उस क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की फैसिलिटीज़ हम कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज़ के साथ में शेयर कर सकते हैं, उसका फ़ायदा थ्रू आउट वर्ल्ड डिफरेंट कम्युनिटीज़ को हम दे पाएंगे। तो यही चीज़ देखो यहाँ पर राइटर बार बार बोल रहे हैं, बोले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक अचीव करने थे, अगर हमें वाकई में अचीव करने हैं तो उसके लिए WHO जो है उसको ताइवान को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, ताइवान के साथ में एंगेजमेंट बढ़ा लेनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर राइटर के द्वारा बोली जा रही है। तो इनके एक्सपीरियंस जो थे वो हमने देखे, वो कहीं ना कहीं हमारे काम में आ सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इंडिया US रिलेशन इन टाइम्स ऑफ कोविड। 4 दिन के अंदर क्या हुआ, राजीव भाटिया जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल। इस चीज़ में सीधी सी बात क्या बोल रहे हैं ये, कि जिस तरीके से USA ने रिस्पॉन्ड करने से बिल्कुल अपने आप को साइड कर लिया था, तो एक बार तो माहौल ये बन गया था कि USA फिर से अपनी पुरानी लेगेसी को फॉलो करने वाला है कि हाँ हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम पहले खुद का ध्यान रखेंगे, हमारा अगर फ़ायदा होगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। और ये कहीं ना कहीं पूरे इंडिया की तरफ से सोशल मीडिया पे जो रेज देखने को मिला, आउटरेज देखने को मिला, जिसमें गुस्सा था, उसका रिजल्ट ये हुआ कि USA में पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसमें हमारा जो डायस्पोरा है, USA में जो डायस्पोरा रहता है, हमारे जो लोग रहते हैं वहाँ पर, उन लोगों ने भी प्रेशर बनाया, बोला इंडिया के साथ में आप कोलैबोरेट कर रहे हो, क्वेड जैसे एम्बिशियस जो ग्रुप्स हैं उनके पार्टनर्स हो आप लोग, तो ऐसे में आप कैसे इग्नोर कर सकते हो जब इंडिया में सेकंड कोविड वेव आउटब्रेक हो चुका है, वो भी बहुत ज़्यादा डेडलीस्ट है। तो ऐसे में ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हवाला देकर के लगातार दबाव बना, और रिजल्ट क्या रहा, प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो कि कह रहे थे अमेरिका इज बैक, जिसका आवाज़ कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ट्रंप ने कहा था अमेरिका फर्स्ट, और यही चीज़ कहा था अमेरिकन फर्स्ट। ये स्टेटमेंट भी आया था कि वैक्सीनेशन सबसे पहले हम अमेरिकन को देंगे, जबकि हमें पता है एस्ट्राजेनेका के जो वैक्सीन्स हैं वो लगभग 40 लाख, मतलब 4 करोड़ के लगभग सरप्लस में इनके पास में वैक्सीन्स अवेलेबल थे, वो वैक्सीन्स इन्होंने अवेल नहीं कराए। ठीक है, तो फिर उसके बाद में जब प्रेशर बना तो इंडिया ने, जो जो बाइडन है, उन्होंने फिर बाद में अपनी तरफ से थोड़ा सा मतलब एनलाइटनमेंट हो गया जी, ग्लोबल लीडरशिप ने आंखें खोल दी USA की, और इसका रिजल्ट क्या रहा कि एक्नॉलेज किया वाकई में इंडिया का सपोर्ट करना चाहिए। और आज देखो इंटर एजेंसी कंसल्टेशन भी प्रॉपर हो रहा है, जो वहाँ पर पेंटागन है वो भी कहीं ना कहीं एंगेज कर रहा है कि कैसे भी करके सिक्योरिटीज इंश्योर की जा सके इंडिया की। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक प्रेशर, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का जो प्रेशर था उसका रिजल्ट निकला। ग्लोबल जितने भी स्टेक होल्डर थे उन्होंने जितना रोल प्ले किया उसका रिजल्ट था। और इसमें मेन जो रोल था वो ये कि इंडिया के पास में जब वैक्सीन डेवलप हो गया तो इंडिया पीछे नहीं हटा था, इंडिया ने 80 से ज़्यादा देशों की हेल्प की थी। तो ऐसे में उसी हेल्प का प्रेशर आज USA पे भी बन गया, और आज USA जो है, USA जैसे जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो इंडिया की हेल्प कर रहे हैं जब इंडिया खुद क्राइसिस में है। तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर। ओके, इसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, बैलेंस बनाओ, ऐसे जिंदगी चलती है और रियल में यही होता है। ठीक है, आज अगर हम देखें जो पैकेज असिस्टेंस है उसके अलग अलग एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला USA डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट में चेंजेस की बात की गई है कि कैसे भी करके इंडिया को प्रोडक्शन एक्ट, USA का जो डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट है उसमें थोड़ा चेंज लाया जाए तो इंडिया की हेल्प की जा सकती है, जिसमें मेन जो हेल्प होगी वो होगी क्या, कोविशील्ड वैक्सीन को डेवलप करने के लिए जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, तो उसमें जो फिल्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना वो USA से मिल जाएगी। नहीं तो क्या बात हो रही थी कि जब हमारे यहाँ से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो CEO है
आधर पूनावाला, तो उन्होंने जब रिक्वेस्ट की थी जो बाइडेन से कि भाई हमें यहाँ पर आप रॉ मटेरियल अवेलेबल करा दो जिससे कि हम वैक्सीन प्रोडक्शन की जो स्केल है उसको बढ़ा सकें और हमारे यहाँ पर जो डेथ स्केल है उसको हम कंट्रोल कर सकें। बट उस टाइम पर कुछ नहीं था, बट अभी क्या है, चलो ठीक है, रॉ मटेरियल अवेल कराया जा रहा है। दूसरा, यूएसए के पास में आने वाले टाइम पे लगभग 60 मिलियन मतलब 6 करोड़ के लगभग ज़्यादा वैक्सीन डोसेज होंगी, जो कि एस्ट्राजेनेका वाला वैक्सीन कैंडिडेट है जिसको हम यहाँ पर कोविशील्ड बोल रहे हैं इंडिया में, तो वो अवेलेबल हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं अब इंडिया जैसे कंट्रीज़ को अगर अवेल करा दिया जाएगा तो इसका कितना फ़ायदा होगा। अब इंडिया को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये क्लियर नहीं है, बट यूएसए के पास में 6 करोड़ वैक्सीन की सरप्लस में डोसेज अवेलेबल होंगी। तीसरा, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो तैयार हो चुका है जिसमें ऑक्सीजन रिलेटेड इक्विपमेंट्स की सप्लाई करेगा यूएसए किसको, इंडिया को। चौथा, स्पेशल फोकस दिया जा रहा है कि कैसे भी करके कॉमर्शियल सप्लाईज जो हैं थेरेपेटिक्स की, मतलब कहने का मतलब जो ड्रग्स हैं या फिर जैसे रेमडेसिविर की आपने बहुत बातें सुनी होगी कि हाँ एंटीवायरल ड्रग जो है रेमडेसिविर है, तो इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए कहीं ना कहीं यूएस इस चीज़ के लिए तैयार कर चुके हैं, स्पेशल फोकस दिया जा रहा है। इसी तरीके से यूएस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो इंडियन वैक्सीनेशन फर्म बायो-ई इसको फंडिंग देगा जिससे कि वैक्सीन कैंडिडेट्स को डेवलप किया जाए। साथ में क्वेड ग्रुप की जो वैक्स पार्टनरशिप है VAX, इस पार्टनरशिप में सीधा सीधा क्या बोला गया है कि 1 बिलियन वैक्सीन डोसेज तैयार की जाएगी और उन 1 बिलियन डोसेज का यूज किया जाएगा चारों कंट्रीज की सहमति के हिसाब से, जिसमें 4 कंट्रीज कौन से हैं क्वेड के, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे में इंडिया अगर क्राइसिस में है तो क्वेड वैक्स पार्टनरशिप को भी अभी काम में आना चाहिए। सिमिलरली पेंटागन भी जो है वो लगातार एंगेज कर रहा है, इंडिया की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि वहाँ पर डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन है, वो कहीं ना कहीं परमानेंट एक तरीके से एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के थ्रू अपनी तरफ से जो भी मटेरियल रिक्वायरमेंट है हेल्थ वर्कर्स के लिए, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए, वो अवेल करने की बात कर चुके हैं। साथ में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है यूएसए की, वो भी अब हेल्प करने के लिए आगे आ रही हैं, डोनेशन दे रही हैं। तो इसके पीछे 2 वजह बताई जा रही है। पहली वजह तो एक तो देखो मेन क्या निकल के आ रही है कि इन बड़ी कंपनियों का एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, और पर्टिकुलरली जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, पुणे हो गया, जहां पर केसेस बहुत सारे आ रहे हैं अभी। तो ऐसे में अगर वहां पर अगर केसेस बढ़ते चले गए तो कैसे ये कंपनियां सर्वाइव कर पाएंगी। आज अगर हमारे यहाँ पर सर्विस सेक्टर ज़्यादा है या आउटसोर्सिंग ज़्यादा आती है, हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं वो प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमारे यहाँ पर छोटी कंपनियों को आउटसोर्सिंग करती है कि हाँ आप हमें प्रोग्राम डेवलप कर दो, क्योंकि इंडिया में जो है वो सर्विस ईजी है, सस्ती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर महंगाई नहीं है, ठीक है, सस्ते में लेबर अवेलेबल है, तो उसका फ़ायदा उनको होता है, तो वो लॉस नहीं चाहते हैं। एक दूसरा, इंडिया का जो मार्केट है उसको लॉस नहीं करना चाहते। तो एक तो इनका इन्वेस्टमेंट और दूसरा मार्केट, दोनों चीज़ों को देख करके ये बड़ी कंपनियां जो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रही है, ध्यान दे रही है इंडिया पे। तो ऐसे में आप देखोगे कि जो डिप्लोमेट्स जो यूएसए में डायस्पोरा हमारा रहता है, जिसने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है इंडिया को कि भाई इंडिया में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, आज वो ही जो डायस्पोरा है, जो डिप्लोमेट्स हैं हमारे यहाँ के जो यूएसए में सेटल्ड है, वो लोग कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहे हैं यूएसए पे कि आज इंडिया क्राइसिस में, आज अगर साथ नहीं दोगे तो फिर काहे की ह्यूमन राइट्स की बात करते हो आप, ऐसे करके। इसके अलावा राइटर ये बोल रहे हैं इंडिया यूएस रिलेशन अभी ठीक प्लेस में है। बीच में तो हमने एक आर्टिकल देखा था, यूएस अभी अपनी लेगेसी छोड़ना नहीं है, विश्वास नहीं करने वाली चीज़ है यूएसए, बट चलो ठीक है, अभी ये हेल्प दे दी है तो हेल्प में भी देखो ये तो बात होगी, बिजनेसमैन वाली बात है, ठीक है, ट्रांजैक्शनल रिलेशन रखता है यूएसए। ऐसे नहीं कि इंडिया जो है वो अपने यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वेव कर देता है, ईजी कर देता है अंडर WTO's ट्रिप्स एग्रीमेंट, जिसमें ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो सर्विसेज सिस्टम है उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं इंडिया, साउथ अफ्रीका दोनों मिलकर के वैक्सीन्स को और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड मैनर में डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि एशिया, अफ्रीका, ये जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनकी हेल्प की जा रही है। बोले यही चीज़ अब यूएसए को भी कंसिडर करने की ज़रूरत है। यूएसए अब जल्दी से जल्दी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो क्लेम है उसको थोड़ा सा लूज करे, थोड़ी सी ढील बढ़ते, तो इसका फ़ायदा वर्ल्ड कम्युनिटी को पहुँचेगा। क्योंकि इंडिया ने जब HIV एड्स का जो एक मेनेस आया था, जो महामारी फैली थी, उस टाइम पर इंडिया ने अपनी जेनेरिक ड्रग्स को प्रोवाइड कराया और उसका असर ये हुआ कि अफ्रीका जो है वो HIV एड्स को बहुत हद तक कंट्रोल कर चुका है, ठीक है। तो यूएसए को इसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। तो डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।